इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हाँ, इसके बाद कैपेसिटर शुरू होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ध्यान से सुनो। बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नाम से क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से, शील्डिंग का मतलब बचाव या फिर कवच। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, यानी कि फ्री करना, यानी कि ऐसा रीजन बनाना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर ना कर सके, या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी रीजन को शील्ड करना या फिर फ्री कर देना, या फिर वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच ना पाए। तो हमने कल एक चीज़ बताया था आपको, कैविटी बताया था। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ज़ीरो। कहने का ये मतलब है, अगर हम सपोज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मुझे चाहिए कि भाई कंडक्टर का किसी भी पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा ना पाए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से वो पोर्शन या वो रीजन शील्ड हो जाए, तो क्या करते हैं हम? कैविटी वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, कैविटी बना देते हैं, जिसमें हमें पता है कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा नहीं सकती। तो जैसे इस तरीके से समझो, सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैंने एक कंडक्टर इसके बीच में रख दिया, एक कंडक्टर रख दिया इसके बीच में, तो कंडक्टर के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो ये वाला कंडक्टर के बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। दैट मीन्स मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर शील्डिंग अ रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना। तो देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इस वाले रीजन में इंटर नहीं कर पा रही है, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो इतना पोर्शन क्या हो गया? शील्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से। समझ में आ गई बात? ठीक है। या फिर ये फिनोमेना किस पे बेस्ड होता है? ये फिनोमेना इस बात पे बेस्ड होता है कि हमें पता है कि विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी विद इन द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इंटीरियर में कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और कैविटी के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये पूरा फिनोमेना होता है। अब इसको थोड़ा और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो जब थंडर स्टॉर्म होता है, थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली कड़कना, थंडर स्टॉर्म। जैसे ये कार में बना दे रहा हूँ, ये कोई कार है, ये कार है। तो अगर कौन सा है? आज भैया वेडनेसडे है। अब ऊपर से बिजली कड़क रही है, तो हमसे मना किया जाता है ना कि पेड़ के नीचे मत खड़े हो और खुले में मत खड़े हो। क्यों? क्योंकि उस समय तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में हो गए बिजली के, तुम पे बिजली गिर सकती है। लेकिन अगर हम कार के अंदर बैठ जाएं, जाके कार के अंदर अगर हम बैठ जाएं, तो क्या होगा? ये जो कार की आउटर कवरिंग है, ये तो क्या होती है? कंडक्टर होती है, और बीच में क्या है? खाली पोर्शन है। तो ये जो कार का जो शीट है, वो हमें क्या करेगी? शील्ड करेगी, या फिर हमें बचा के इस वाला ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुस पाएगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे इतने रीजन में जीरो होगी, यानी कि दिस पर्टिकुलर रीजन रिमेन शील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल थंडरस्टॉर्म। बात समझ में आ गई? तो अगर इसके अंदर हम लोग बचे तो हम लोग करंट नहीं लगेगा? नहीं, तुम पे क्योंकि ये वाला रीजन क्या है? शील्डेड है। ये शील्डिंग की तरह काम करेगा, कार का जो कवरिंग है, और अंदर क्या होगा? तुम बचे रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, या फिर जो बाहरी जो बिजली गिर रही है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना यार कि विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। या फिर कैविटी हो गई, इतनी पोर्शन में क्या कैविटी है? खाली पना है, तो कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे घुस ही नहीं पाएगी, तो हम बचे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ कि ना? समझ में आ गई ना बात? और क्या रहेंगे सर। हाँ, और क्या क्या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का और क्या काम हो सकता है? जैसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उनको मुझे बाहरी कोई रेडिएशन से बचाना है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ख़राब हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनको कैविटी में रख देते हैं, यानी कि एक चेंबर बना देते हैं कंडक्टर का, उसके अंदर रख देते हैं स्पेस में, मतलब कि उसके जो रीजन, उसके अंदर जो कैविटी होगी या फिर जो खाली जगह होगी, वहाँ पर रख देते हैं। तो वो भी बचा रहता है, और वो लेकिन ख़राब नहीं होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कई सारे यूजेस हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, यस सर। तो इसमें लिख लो द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ फिनोमेना इज मेकिंग आपका the phenomena of making a region free from any electric field is called electrostatic shielding. It's called electrostatic shielding. Full stop.
it is based on the fact that electric field vanishes का मतलब क्या होता है? रोज होती है तो पॉल्यूशन में मतलब फिलहाल वैनिश का मतलब गायब होना। vanishes वैनिश मोड होता है vanishes inside the cavity of hollow conductor। ठीक है, कि हॉलो कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़ा था हमने। और या फिर बोल सकते हो कि विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हॉलो कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। दोनों बातें सही हैं। ठीक है, पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब हम कैपेसिटर शुरू करते हैं। अब हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर बड़ा आसान टॉपिक है और हल्का सा बड़ा लग सकता है टॉपिक, लेकिन आसान है समझना, लेकिन ज़रूरी है, वरना टफ भी लग सकता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? घरों में जो पंखे लगे होते हैं, पंखों में एक बोला जाता है कंडेंसर लगा होता है, गोल गोल लगा होता है। उसका काम क्या होता है? जब लाइट मतलब चेंज कर देती है वो। कभी एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो कैपेसिटर निकालना, उसके जो दो तार निकले होते हैं उसको डालना प्लग में, आपस में ज्वाइन कर देते हैं, प्लग में डालना, निकालना और इसे छुआ देना, चट्ट आवाज आएगी, वो चिंगारी निकलती है। तो क्यों हुआ ऐसा? तो ऐसा क्यों हुआ? वही कंडेंसर ही कैपेसिटर ही है। ठीक है, कंडेंसर ही कैपेसिटर है। अभी कैपेसिटर पर नहीं आया, हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, अभी कैपेसिटर्स नहीं अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलग टॉपिक है, होगा इसी पे बेस्ड। अभी हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि भैया एक जो कंडेंसर लगा होता है, जो तुम्हारे पंखों में और भी डिवाइसेस, कूलर वगैरह, मोटर में बेसिकली लगा होता है, तो उनको जब मतलब कि उसको जब सर्किट में डालते हैं, अभी सॉकेट में डालते हैं, ऑन करते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, निकाल लेते हैं, भाई ऐसे करते हैं, चट्टा आवाज़ आती है, तो आपस में स्पार्क होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो उन्होंने वो बेसिकली चार्ज हो गए भाई, उन्होंने चार्ज स्टोर कर लिया, तभी तो जब हमने ऐसे छुआ तो स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं आपस में स्पार्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज स्टोर करना। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है? उसकी एबिलिटी होती है टू स्टोर द चार्ज। अगर मैं किसी कंडक्टर में चार्ज दूंगा तो वो चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसमें चार्ज वो होल्ड कर सकता है या स्टोर कर सकता है अप टू ए सर्टेन लिमिट। तो इसी कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं, या फिर इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड अ चार्ज, होल्ड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर है? चलिए लिखिए, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, the electrical capacitance of a conductor is the measure of of its ability, the measure of its ability to store electric charge। ठीक है, अब देखो किसी भी कंडक्टर में, जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, उस पर मैं चार्ज उसको कर रहा हूँ, मान लें पॉजिटिव चार्ज इस पर कर रहा हूँ मैं, सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर में इसने होल्ड कर लिया, या फिर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने इसको चार्ज किया, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कंडक्टर पे, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा? चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज पुट किया गया है, सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पुट किया गया है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता है, यानी कि पोटेंशियल उसके पर्टिकुलर कंडक्टर के अराउंड बढ़ता है। तो चार्ज ऑन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है, जिसको बोलते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी सी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन डी। सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, सीधे सी बात करते हैं कैपेसिटेंस। जिसका जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा या फिर सी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी टू स्टोर द चार्ज। ठीक, देखिए सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, जितना ज़्यादा सी होगा उतना ज़्यादा क्यू होगा। ठीक है, होना चाहिए, सी की वैल्यू ज़्यादा करोगे तो क्यू ज़्यादा होगा। अब देखो सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, इस बात को याद रखना, क्योंकि इसी बात पे डिपेंड है
कैपेसिटर का प्रिंसिपल जो हम आगे पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले को बिल्कुल समझना है क्या है ये। जैसे जैसे पोटेंशियल घटाएंगे वैसे वैसे सी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर किसी तरीके से मैं किसी कंडक्टर का पोटेंशियल कम कर दूं तो सी बढ़ जाएगा, यानी कि वो और ज़्यादा चार्ज लेने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यही आगे चल के प्रिंसिपल बनेगा कैपेसिटर का, याद रखना है। ये समझ में आ गई बात? नोट डाउन करिए। इसमें लिखिए द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करोगे कि पर्टिकुलर कितना चार्ज दिया जाए कंडक्टर को जिससे कि उसका पोटेंशियल 1 यूनिट या फिर यूनिट बढ़ जाए, ठीक। देखिए द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू increase the potential of the conductor by the unit amount। कहने का ये मतलब है कितना चार्ज हम दें कंडक्टर को। सपोज दो कंडक्टर हैं, अलग अलग केसेस ले लेता हूँ। ये फर्स्ट कंडक्टर है, दिस इज सेकंड कंडक्टर, दोनों अलग अलग केसेस हैं। अब इसको मैं Q चार्ज दे रहा हूँ, सपोज Q1 चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है। तब जाके इसका पोटेंशियल कितना बढ़ा, 1 वोल्ट बढ़ा। सपोज मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको मैंने Q1 चार्ज दिया, Q1 चार्ज देने पे 1 वोल्ट बढ़ा। दूसरे वाले को मैंने Q2 चार्ज दिया, तब इसका जाके 1 वोल्ट बढ़ा। अगर Q1 बढ़ा है Q2 से सपोज, यानी कि इसमें ज़्यादा चार्ज देने पर 1 वोल्ट बढ़ रहा है, इसमें कम चार्ज देने पे 1 वोल्ट बढ़ रहा है, तो किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा? लेकिन पोटेंशियल उतना ही बढ़ा हुआ, इंक्रीज हुआ है 1 वोल्ट, लेकिन Q1 की वैल्यू है Q2 से। तो बताओ किस वाले कंडक्टर का ज़्यादा कैपेसिटेंस है, फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले? Q1 का। वेरी गुड, Q1 का। फर्स्ट वाले का। Q1 तो चार्ज है ना, तो फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस बड़ा हो जाएगा C2 से, बिकॉज दिस कंडक्टर में होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एज कम्पेयर टू सेकंड कंडक्टर, एंड द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज इंक्रीज इज 1 वोल्ट इन बोथ द केसेस। 1 वोल्ट इसमें भी है, 1 वोल्ट इसमें भी है, लेकिन ये ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है, ये कम चार्ज होल्ड कर पा रहा है। दैट मीन्स समझ गया ना क्या कहानी चल रही है? आगे लिखिए। अब देखो ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है, तो कैपेसिटेंस साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। भाई कंडक्टर का शेप और साइज़ क्या है उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, अभी हम बात करेंगे आगे चल के। साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा जो होता है, इसके कंडक्टर के चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग मीडियम क्या है कंडक्टर के चारों तरफ। और इस कंडक्टर के चारों तरफ एयर है तो उसका कैपेसिटेंस कुछ और होगा, इसके सराउंडिंग में कुछ दूसरा मीडियम है तो इसका कैपेसिटेंस कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सराउंडिंग मीडियम क्या है इसके चारों तरफ, या फिर नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, समझ गए ना? एक और होता है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर। इसके पड़ोस में अगर एक कंडक्टर के पड़ोस में दूसरा एक कंडक्टर रख दें तो भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। वो आगे चल के धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कैसे होता है। प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन द इन इट्स नेबरहुड। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। नेचर, सॉरी साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, नेचर पे नहीं कर रहा है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, याद रखना नेचर पे, कंडक्टर के नेचर पे नहीं चेंज वो कर रहा है डिपेंड, उसके साइज और शेप पे कर रहा है। दूसरा नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, उसके चारों तरफ एयर है कि वाटर है कि क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा इसके इस कंडक्टर के पड़ोस में पास में कोई कंडक्टर है कि नहीं उस पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे नहीं करता, याद रखना। नोट कर लें? बिल्कुल नोट करो, यहाँ पे लिख लेना कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन कंडक्टर का क्या नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। और यहाँ पे नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम से क्या मतलब है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो पढ़ चुके हो ना। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम को कैसे, भाई क्या नेचर कैसे पता करोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से या फिर परमिटिविटी से, पढ़ा है ना परमिटिविटी? हाँ, के से रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं उसको, तो उससे पता करते हैं किसी का ज़्यादा के होता है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, वो बताऊंगा आगे चल के। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट। अब देखो सी का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन V, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम, कूलॉम, और इसकी क्या होती है? वोल्ट। तो बेसिकली इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी?
कैपेसिटेंस की कूलॉम पर वोल्ट। इसी को क्या बोलते हैं, कूलॉम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। कूलॉम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं हम, फैरेड। सो बेसिकली फैरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और फैरेड को अगर मैं बात करूँ तो कूलॉम पर वोल्ट भी बोलते हैं। ये फैरेड किसके नाम पे पड़ा है, फैराडे के नाम पे, उनके ऑनर में ये नाम रखा गया है। ठीक है, फैराडे के नाम पे रखा गया है। तो समझ में आ गई बात। अब ऐसा करते हैं, 1 फैरेड को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन 1 फैरेड, डिफाइन 1 फैरेड ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो भैया डिफाइन करिए 1 फैरेड ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो 1 फैरेड ऑफ ये 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस कब होगा, जब 1 कूलॉम का चार्ज होगा। यस सर, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा और 1 वोल्ट। अब इसको डिफाइन करो, डिफिनीशन कैसे बोलोगे। अभी हमने कैपेसिटेंस के बारे में क्या पढ़ा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 यूनिट। तो उस पर्टिकुलर डिफिनीशन से इसको 1 फैरेड को डिफाइन करो। when 1 coulomb charge is required to increase potential by 1 volt वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसकी डिफिनीशन लिखिए, इफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, या फिर ऐसे लिखो इफ द एडिशन ऑफ, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं ना या फिर चार्ज कर रहे हैं किसी कंडक्टर को, ऐसे लिखो इफ द एडिशन ऑफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज the addition of 1 coulomb of charge to a conductor increases its potential by 1 volt, increases its potential by 1 volt, then its capacitance is 1 farad, then its capacitance is 1 farad. ओके अब देखिए 1 फैरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 1 कूलॉम क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। ठीक है, तो 1 फैरेड भी बहुत बड़ा कैपेसिटेंस। अभी आगे चल के पता चलेगा क्यों 1 फैरेड बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है। 1 फैरेड बहुत ही प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो। ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, वो आगे चल के मैं बताऊँगा कि कैसे है। तो इसकी बहुत स्मॉल यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, जैसे मिली फैरेड। तो मिली फैरेड में कितने फैरेड हो जाएंगे, 10⁻³ फैरेड। माइक्रो फैरेड में कितने हो जाएंगे, 10⁻6 फैरेड। एक पिको फैरेड भी होता है, पिको फैरेड में कितने होते हैं, 10⁻12 फैरेड। ठीक, तो इसकी स्मॉल यूनिट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ज़्यादातर आपको पिको फैरेड से डील करना पड़ेगा, ज़्यादातर, वैसे तो कुछ किसी से भी डील करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल्स में। इन पिको फैरेड को मिली फैरेड जैसे लिखा होगा तो मिली फैरेड, माइक्रो में माइक्रो फैरेड, और पिको फैरेड कैसे होगा, पी एफ, स्मॉल पी एफ ऐसे लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी इनकी, पिको फैरेड को पी एफ, माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो कूलॉम की बात करूँ, कूलॉम क्या होता है भाई, या फिर चार्ज की बात करूँ, कैपेसिटर के डायमेंशन हम निकालने हैं। तो चार्ज के क्या डायमेंशंस होते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाई आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज विल बी इक्वल टू आई इंटू टी। करंट के डायमेंशन क्या होता है, एम्पेयर, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और टी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, तो टी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, आई मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन वोल्ट, या फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही तो होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यार वर्क डन का एम्पेयर होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। हाँ सर भाई, ये 11th का कॉन्सेप्ट है सब, अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायमेंशन बन जाएंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ, अपॉन चार्ज का क्या होता है भाई, एम्पेयर, नहीं सॉरी ए इंटू टी। क्लियर है। अब ये ए इंटू टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T-2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो यार, ये कितना आ जाएगा, तो m-1 m-1 और l-2 T⁻⁴ और एम्पेयर स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस हो गया। देखो इसको रीअरेंज कर लो, m⁻⁻1 हो जाएगा, l⁻⁻2
t की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर 2 है, -2 है नीचे, और ऊपर a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये डायमेंशन है। बस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि आइसोलेटेड है, अलग अलग रखा हुआ है, और उसकी वजह से यार उसका या फिर उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, या फिर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो देखो मान लेते हैं कि स्फेयर है कोई, स्फेयर मतलब गोला, इसका रेडियस कितना है, आर मान लो, कैपिटल आर मान लो, और इसकी सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है सपोज, प्लस क्यू चार्ज इसकी सरफेस पे फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे बताओ इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, बताइए। W सर क्यों हो जाएगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना चाहो दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली जा रही होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मुझे बताओ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, कितना पोटेंशियल होता है अगर क्यू चार्ज है उसकी सरफेस पे, होता है ना, अंदर भी इतना होगा, अंदर भी यही होगा। तो ये v की वैल्यू हो गई। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, कैपेसिटेंस का यही तो फॉर्मूला होता है। चार्ज कितना स्टोर कर रखा है इसने, q, पोटेंशियल कितना है v इसकी सरफेस पे, तो q अपॉन v कितना हो जाएगा, v की वैल्यू ये रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, q कैंसिल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ऊपर चला जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। तो c का फॉर्मूला क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। इम्पॉसिबल क्यों है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली थी, ये 1 फैरेड जो होता है बड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों होता है ऐसा, देखो किसी कंडक्टर, किसी सोलो कंडक्टर का भी किसी 1 फैरेड का कैपेसिटेंस अचीव करना बहुत टफ काम है, ठीक, टफ क्या मतलब इम्पॉसिबल ही है, नियर टू इम्पॉसिबल। तो अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आया क्या ना। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी, आर क्या, रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। अगर इन केस मुझे कैपेसिटेंस कितना है 1 फैरेड है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है, इफ सी इज इक्वल टू 1 फैरेड, तो रेडियस उसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा, आर विल बी मस्ट बी इक्वल टू 9 × 10⁹ मीटर होना चाहिए भाई। अगर सी की 1 फैरेड वैल्यू मैं रख रहा हूँ तो 1/4 पाई हमें पता है 9 × 10⁻9 होता है, तो अगर रेडियस में ऐसा ही सब ऐसा ही यूनिट लेके चलूँ तो रेडियस कितना होना चाहिए, 9 × 10⁹ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं किलोमीटर में बात करूँ तो कितना हो जाएगा ये 9 × 10⁻6 किलोमीटर, क्या इतना बड़ा रेडियस हो सकता है, 9 × 10⁻6 किलोमीटर का कोई कंडक्टर, इतने रेडियस का कंडक्टर, इतनी तो ये तो अर्थ से भी बड़ा हो गया, इतना तो अर्थ का भी रेडियस नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इन ऑर्डर टू अचीव कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर मस्ट बी ऑफ दिस ऑर्डर, विच इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। द साइज ऑफ this order is practically is impossible कि 1 farad is very large unit of capacitance।